हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न लॉ। आज हम इमरजेंसी के प्रोविजन को डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी कौन सी सिचुएशन है? इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपन होते हैं और उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से पब्लिक अथॉरिटीज को एक्शंस लेने के लिए बाउंड किया जाता है और उन एक्शन से ह्यूमन के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी डिक्लेयर किया था कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी फीचर को दिया गया है और वो यूनिटरी फीचर इमरजेंसी के बेसिस पे ही इसे बताया गया है कि अगर जहां कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट कम इनटू द पिक्चर एंड टेक एक्शंस। इमरजेंसी का प्रोविजन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किसी भी एक कंट्री को प्रोटेक्ट करता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी डोमेस्टिक केओस हो रहा है या कोई फॉरेन असॉल्ट किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में उस कंट्री और उसके पीपल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी की कि इमरजेंसी को इंडिया में किसके द्वारा लगाया जाता है। इंडिया में इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टेन सिचुएशन में प्रोक्लेम किया जाता है और वह किसकी एडवाइस पे ऐसा करता है? वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ऐसा करता है। और इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं उन सभी को ओवररूल किया जाता है और वो सभी सस्पेंड हो जाते हैं। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में बताया गया है जिसमें आर्टिकल 352 से 360 दिए गए हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल किया है कि वो ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन में इफेक्टिवली वर्क करे और सेफगार्ड प्रोवाइड करे। इमरजेंसी की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बताई गई है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, second is constitutional emergency, that is president rule, and third is financial emergency। अब हम एक एक करके इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या है कि किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में इसके ग्राउंड्स को बताया गया है और उसमें है फर्स्ट इज वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन और थर्ड इज आर्म रिबेलियन। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन डिक्लेयर हो रहा है या फिर आर्म रिबेलियन हो रहा है तो उस केस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है और यहां पे ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन हो। इवन बिफोर भी ये डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कभी भी किस सिचुएशन में होता है। फर्स्ट हम वॉर की बात करेंगे। अगर दो कंट्रीज ओपनली एक्सेप्ट करती हैं कि यस वी विल यूज आर्म फोर्सेस अगेंस्ट ईच अदर, then it is called simply the war. Next, if we are talking about external aggression, when two countries are not formally declared that they will be used armed forces, then it will call external aggression. And last is armed rebellion. जहां पे भी किसी भी कंट्री की आर्म्ड अगर रिबेल करने लग जाती है तो वहां पे आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन जिसे हम इंटरनल एग्रेशन भी बोलते हैं तो उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी को 30th अमेंडमेंट में जुडिशियल रिव्यू से बचाया गया था, इम्यून किया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 में इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मिनरवा मिल के केस में बताया
कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर वहां पे ऐसा कोई भी ग्राउंड मिलता है जो कि मैलाफाइड है या फिर होली एक्सट्रेनियस और इररिलेवेंट है, तो इस सिचुएशन में इसका कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाती है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल हम कैसे लेते हैं। जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को किस किस के थ्रू अप्रूव किया जाता है, तो इमरजेंसी को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के थ्रू अप्रूव किया जाता है विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू। जिस दिन से इशू किया गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस, जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके थ्रू इसे अप्रूव किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जहां पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है या वो 1 महीने के अंदर अंदर डिसॉल्व होने वाली है, उस सिचुएशन में इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेमेशन और इमरजेंसी तब तक रहती है जब तक कि लोकसभा की पहली सिटिंग नहीं हो जाती और उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें इसको अप्रूव करना होता है और इस टाइम के बीच में राज्यसभा द्वारा इसको अप्रूव किया जाना चाहिए था। अगर हम बात करें जब दोनों हाउसेस इसको अप्रूव कर देती हैं तो इमरजेंसी 6 मंथ तक कंटिन्यू रहती है और आप इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब पार्लियामेंट इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए हर 6 मंथ में एक्सटेंड कर सकती है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो जो भी रेजोल्यूशन इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए अप्रूव किया जाता है या इसका कंटिन्यू किया जाता है तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हमने प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दिया है तो इसे रिवोक कैसे किया जाए। तो इसे प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है और वो किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, एक और प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करके। और इमरजेंसी को अगर लोकसभा द्वारा एक रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी में पास किया जाए कि अब इसके कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव किया जाए तो लोकसभा भी इसे रिवोक कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी इमरजेंसी का इफेक्ट क्या रहता है। नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाती है तो इसका किस किस पे क्या क्या इफेक्ट आता है। पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन दी सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या इफेक्ट होता है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव, तो सेंटर एंटाइटल हो जाती है कि वे स्टेट को सभी मैटर्स पे डायरेक्शन देगी। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होते हैं वो सभी सेंटर द्वारा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, तो पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है कि वो सभी स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज बनाएगी। फाइनेंशियल की बात करें तो प्रेसिडेंट ऐसा मॉडिफाई कर देती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यूज का सेंट्रल स्टेट के बीच में वो प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में आती है, लोकसभा का पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और उससे ज्यादा के लिए भी एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है और इस पीरियड को हर 6 मंथ में एक्सटेंशन दी जा सकती है। सिमिलरली हम बात करें तो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर को भी 1 साल से ज्यादा हर इमरजेंसी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी एक्सटेंड कर सकती है और हर 6 मंथ में इसको वापस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ इसको रिपीट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आर्टिकल 358 और 359 ने बताया है कि इसका फंडामेंटल राइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला हम बात करेंगे 358 ने बताया है कि अगर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है और आर्टिकल 19 में बताया गया है फ्रीडम, जिसमें हमने बात करेंगे कि आर्टिकल 19 सस्पेंड होता कैसे है। वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाएगा, इसके लिए कोई भी ऑर्डर अलग से नहीं डिक्लेयर किया जाएगा और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है वह ऑटोमेटिकली ही रिवाइव हो जाता है। और इसमें हम बात करेंगे कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट में बताया गया था कि आर्टिकल 19 सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही डिक्लेयर होगा, जो कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे दी गई है, ना कि आर्म रिबेलियन के ग्राउंड पे। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 359 जिसमें अदर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात की गई है, तो प्रेसिडेंट ऑथराइज होता है कि वह किसी भी और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। इसके लिए वह कोर्ट में ऑर्डर पास करता है और जिस भी ऑर्डर के लिए वह सस्पेंड करता है वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि इसके सारे रेमेडियल मेजर सस्पेंड होते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। और हम बात करेंगे कि ये सस्पेंशन या तो इमरजेंसी के पीरियड तक चलेगा या उससे शॉर्टर पीरियड के लिए भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और इस ऑर्डर के लिए पार्लियामेंट के ईच हाउस के सामने अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। और 44th अमेंडमेंट में बताया है कि प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सकता है, जो कि आर्टिकल 20 और 21 के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसका मतलब आर्टिकल 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। तो हम बात करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को 1962 में, 1971 में और 1975 में डिक्लेयर किया गया था। अभी तक सिर्फ नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स ही डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, जो कि आर्टिकल 356 में बताया गया है। 356 में प्रेसिडेंट रूल को बताया गया है जो किस सिचुएशन में अराइज होती है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे स्टेट की मशीनरीज काम करना बंद कर देती हैं या वो फेल हो जाती हैं अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क करना बंद कर देती है या वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो इस केस में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है और सेंटर के पास यह ड्यूटी आ जाती है और सेंटर के पास सभी पावर आ जाती है कि वह उस गवर्नमेंट के सभी एक्शंस का काम परफॉर्म करे। अगर हम आर्टिकल 355 की बात करें तो 355 में सेंटर के पास यह ड्यूटी इंपोज की गई है कि वह हर स्टेट की गवर्नमेंट का इंश्योर करे कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं। और जैसे ही वो 356 के अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरीज फेल हो जाती हैं तो सेंटर टेक ओवर कर लेती है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को। इसे ही हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। अगर हम इसके ग्राउंड की बात करें तो आर्टिकल 356 में बताया गया है और दूसरा आर्टिकल 365 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट रूल कब कब प्रोक्लेम किया जाता है। आर्टिकल 356 की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 में तब बताया गया है जब अगर वह ये सेटिस्फाई हो जाता है प्रेसिडेंट कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पा रही है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है। दूसरा हम बात करेंगे आर्टिकल 365 की, जहां पे बताया है कि अगर स्टेट फेल हो जाती है कुछ भी ऐसा सेंटर के द्वारा जो भी डायरेक्शन दी गई है उसको कंप्लाई करने के लिए, तो यह प्रेसिडेंट के लिए लॉफुल है कि वो इस सिचुएशन को मान ले कि गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है और इस केस में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। इसके हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे ही प्रोक्लेमेशन इंपोज की जाती है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती है विद इन 2 मंथ्स। जिस दिन से इशू किया गया उस दिन से 2 मंथ्स के अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसे अप्रूव करते हैं। और अगर लोकसभा डिसोल्यूशन में है या एक साथ विद इन 2 मंथ्स डिसॉल्व होने वाली है या डिसॉल्व हो चुकी है, तो जब भी वह लोकसभा अपनी फर्स्ट सिटिंग करेगी उससे 3 डेज के अंदर अंदर उन्हें प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होगा और इसी बीच में राज्यसभा द्वारा इसको अप्रूव किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो पहला यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस और सभी पावर अब अथॉरिटी किसकी अथॉरिटी में चल जाती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में चली जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर की सभी पावर अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है और जो ही कैन टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब वो सारे सस्पेंशन के वर्क भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो 30th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट रूल को फाइनल बताया था और बताया था कि इसके लिए किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जाता, लेकिन सब्सिक्वेंटली 44th अमेंडमेंट ने इसे डिलीट कर दिया और इसने बताया कि प्रेसिडेंट रूल भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आता है, इसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 360 में बताया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू होती है? अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज होती है जहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताई गई है और अगर इंडिया की कोई भी क्रेडिट पे ऐसा कोई थ्रेट होता है तो इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है। अभी तक कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई नहीं की गई है। अब हम बात करें पार्लियामेंट अप्रूवल और ड्यूरेशन की, तो पार्लियामेंट प्रोक्लेमेशन जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर की जाती है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसे अप्रूव कराती हैं और 2 महीने के अंदर उसे अप्रूव कराना चाहिए। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या फिर 2 महीने के अंदर डिसॉल्व हो गई है बिना अप्रूव किए, तो वह अपनी फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर उसे अप्रूव करेगी और इसी बीच में राज्यसभा द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा। एक बार जैसे ही पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाएगी इंडेफिनिट पीरियड के, जब तक कि इसे रिवोक ना किया जाए। और अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या है? जैसे ही कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसका काम है वो और सभी फाइनेंशियल मैटर जो भी स्टेट के हैं वो सभी यूनियन की पावर में आ जाते हैं और इस केस में स्टेट में सभी पर्सन्स की, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज और अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है और सारे मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल जो भी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में दिए गए हैं वो सभी को प्रेसिडेंट कंसिडर करेगा और उसके बाद ही रिजर्व करके रखेगा। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन सभी की सैलरीज और अलाउंसेस के लिए भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। अगर हम बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजन का क्रिटिसिज्म क्यों किया गया है? क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जब इमरजेंसी प्रोविजन की बात की जाती है तो फेडरल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयड माना जाता है कि ये सभी पावर जब यूनियन के पास चले जाती है तो ये ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी प्रोविजन फेडरल स्ट्रक्चर नहीं माना गया है। और जब सभी पावर, स्टेट की सभी पावर्स यूनियन के पास चली जाती है तो इसका क्रिटिसिज्म माना जाता है कि एक स्टेट के पास ऐसी फ्री पावर नहीं है कि वो फ्रीली किसी भी काम को कर सके। और प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर बन सकता है और किसी भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ एक स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को नलिफाई किया जा सकता है और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है, वो सब मीनिंगलेस हो जाते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी को समय समय पर क्रिटिसाइज किया गया है। तो आज हमने इमरजेंसी के सभी प्रोविजंस को देख लिया है। आगे आप मुझे बताते रहिए कि आपको कौन से लॉ के टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं और आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट लर्न लॉ।